Today, under people as resource and unemployment, we will discuss about structural unemployment. We have already cleared there are so many types of unemployment in your country, but some unemployment are very common and which is important also for your students, and we should think over it, and under it disguised unemployment already cleared, and seasonal unemployment is also discussed. Next one is structural unemployment. It is also a type of unemployment which is basically depends upon the fluctuations of demands and supply, with supply and demand. यानी यह जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, यह पूर्ति और मांग यानी मांग और पूर्ति में फ्लक्चुएशंस के कारण इस प्रकार की स्थिति व्याप्त होती है। आप याद रखेंगे, ध्यान में आना चाहिए आपको कि सामान्यतया स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ये इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में बहुतायत में देखने को मिलता है। ये आप लोग घर में भी सुनते होंगे, बेरोजगारी बड़ी व्यापक समस्या है। आपको ज्ञात है, आज के डेट में मेरा मानना है भारतवर्ष में लगभग 2 करोड़ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है। यानी भारतवर्ष में 2 करोड़ से भी अधिक लोग बेरोजगार हैं और नौकरी पाने के लिए लोग हर संभव प्रयास करते हैं। तो उसी में बेरोजगारी की का जो प्रकार है उसको जो हम लोगों ने क्लियर किया, उसी में एक है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संरचनात्मक। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या कहते हैं? संरचनात्मक बेरोजगारी। यानी जब संरचना में, उद्योगों के ढांचा में, उद्योगों के स्ट्रक्चर में रीऑर्गेनाइज करने की बात होती है। एक बार मान लीजिए कि पहले से कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश्ड है और उसकी कैपेसिटी है, प्रोडक्टिविटी है 5 टन, ठीक है। मार्केट में इसका बेहद डिमांड हो गया, जिसके कारण अब उतने बड़े स्ट्रक्चर से, इंडस्ट्री से जो डिमांड हो रहा है, इसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, जो व्यवस्थापक होते हैं, उनके मन में बात आती है कि ये जो इतना
बड़ा अपना प्रोजेक्ट है। अब मार्केट में इसका डिमांड बहुत बढ़ रहा है और उत्तरोत्तर बढ़ते ही जाएगा। इसका मार्केट बहुत प्रखर और अधिक होने वाला है। ऐसी स्थिति में जो उद्यमी होते हैं वो प्लांट का स्वरूप ही चेंज करने का प्रयास करता है। यदि पहले 500 स्क्वायर फीट में वो प्लांट है तो अब वो चाहेगा कि 1500 स्क्वायर फीट में या 2500 स्क्वायर फीट में। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द डिमांड साइड्स एंड सप्लाई साइड्स। तो इसके लिए वो क्या करेगा, तो और जमीन का एरिया बढ़ाएगा, खरीदेगा, फिर बड़ा प्लांट को उसमें लगाएगा जिस वस्तु को उत्पादन कर रहा है। माना कि पहले वो 5 टन वो मशीन के द्वारा प्रोडक्ट करता था पर डे, अब उसको 25 टन पर डे करना है। तो इस स्थिति में क्या होता है, तो बड़ा सा एक प्लांट लगाया जाता है। वो प्लांट को वहां से उस सेटअप को चेंज किया जाता है और नए सेटअप को वहां स्टेब्लिश किया जाता है। कल्पना कीजिए, ये पुराने कल कारखाना को हटा करके और बड़ा व्यापक पैमाने पर नया सेटअप जब लगाना होता है तो यह क्या इलेक्ट्रिक का स्विच है, बटन दबाए काम हो गया? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है उसमें पर्याप्त समय लगता है। अब जमीन का एरिया को बढ़ाना है तो बगल अगल वाले से जमीन खरीदनी है, फिर बड़ा सा जो प्लांट है उसको खरीद के लाया गया, उसको एस्टेब्लिश करना है तो साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल या कभी कभी उससे भी ज्यादा का समय लग जाता है। तो स्ट्रक्चर के इंडस्ट्री के परिवर्तन के कारण, रीऑर्गेनाइज करने के कारण एक लंबा अंतराल बन जाता है। तो इस लंबे अंतराल में जो उसमें जो कार्यरत एम्प्लॉय होते हैं उनको यूं ही बेकार बैठे रहना पड़ता है। यानी उनको कहा दिया जाता है कि भैया अभी आप आराम करो, अभी आपकी आवश्यकता नहीं है सेवा की। फिर नए सिरे से एस्टेब्लिश होगा तब 5 साल तक वो ऐसे ही रह गया। तो वास्तव में जब इस प्रकार के संरचना को जो री एस्टेब्लिश किया, रीऑर्गेनाइज करना होता है, तो ऐसी स्थिति में जो लोगों को यूं ही बेकार रहना पड़ता है, बैठे रहना पड़ता है, तो इसी स्थिति को बेकार ही रहता है। इसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्लियर? यह मूलतः डिमांड एंड सप्लाई के फ्लक्चुएशंस पर, मान लीजिए 2-4 साल 5 साल चला, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि अब जो बड़ा प्लांट है उस वस्तु का डिमांड घट गया। नतीजा, अब डिमांड घट गया तो उसमें जो हजारों हजार वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, अब क्या करेगा वो? यही बेकार का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? उस वस्तु को बहुत कम कीमत पर बेचने के लिए ऑर्गेनाइजर को, उद्यमी को मजबूर होना पड़ेगा, प्रोड्यूसर को मजबूर होना पड़ेगा। इस स्थिति में वो घाटे की स्थिति में पहुंच जाएगा। तो क्या करता है ऐसी स्थिति में, बहुत से ऐसे विभाग है, बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट है, बहुत से ऐसे कल कारखाने होते हैं जिसका उसका प्रोडक्ट जो वस्तु है उसका डिमांड बढ़ता है, इसलिए ऑर्गेनाइज। कभी कभी ऐसा भी होता है कोई ऐसे वस्तु है जिसका उत्पादन हो रहा है, उसका मार्केट में डिमांड घट गया तो उसका पहले से जो सेटअप था उसको अब छोटा सेटअप करना है, अब फिर रीऑर्गेनाइज करना है उस सेटअप को, जिसमें भी पर्याप्त समय लगता है। अब उस कालखंड में वही लोग वर्कर्स को बेकार बैठे रहना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में जो बेकार बैठे रहना पड़ता है, इस प्रकार की बेरोजगारी को ही हम क्या कहते हैं,
स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्लियर हो गया? यानी कि रीऑर्गेनाइज करने पर डिमांड एंड सप्लाई में फ्लक्चुएशन होने के कारण इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती है, लोग बेकार हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। तो ऐसी ही स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पहले दिन दूसरे दिन इस प्रकार से जो हमने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में चर्चा की थी। पहला क्या था कि डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जो भारत जैसे कृषि प्रधान देश में इस प्रकार की विशेषता थी देखने को मिलती है। और अभी क्या है, और उसके बाद हमने एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात की थी, जो हमने उदाहरण दिया कि मौसम विषय के अनुसार से जो परिवर्तन बेरोजगारी उत्पन्न होती है सीजन के चेंज होने के कारण, तो इसको हम सीजनल एम्प्लॉयमेंट, हम चीनी मिल का उदाहरण दिए थे, हम कॉटन इंडस्ट्री का उदाहरण दिए थे, और भी कई एग्जाम्पल एग्रीकल्चर सेक्टर्स में भी देखने को मिलता है। और फिर ये जो महत्वपूर्ण है, ये भी जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, आज हमने इसको क्लियर किया। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण अनएम्प्लॉयमेंट है इस पर चर्चा हो। फिर इसके बाद इनडायरेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट में इस पर थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में और भी चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।